अपोलो अनालकी 30 नासा का तीसरा लूना लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें ऑक्सीजन टैंक बीच अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट हो गया था। फिर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुद से ही अपने लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग करके धरती की तरफ वापस लौटने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। अब इन 3 एस्ट्रोनॉट्स के लैंडर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद था। क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर जिंदा वापस लौट पाएंगे या फिर इन्हें स्पेस में ही अपनी जान गंवानी पड़ी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अपोलो 13 के पहले चांद पर जो मिशन भेजे गए थे वो अपने अचीवमेंट्स के लिए कम और अपने ट्रेजेडीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। अपोलो 11 मिशन को ही ले लो, जिसमें लूनर लैंडिंग के समय लैंडर का फ्यूल ही खत्म हो गया था, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को जैसे तैसे करके एक सही स्थान को चुनना पड़ा था। अपोलो 12 के लॉन्च के वक्त भी रॉकेट पर बिजली गिर गई थी, जिसके बाद उसके सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक झटके में बंद हो गए थे। इन दोनों ही पिछले मिशनों की तरह अपोलो 13 भी काफी ज्यादा समस्याओं में घिरा रहा, लेकिन अपनी सक्सेस के लिए नहीं बल्कि अपने सक्सेसफुल फेलियर के लिए। इस मिशन का मुख्य एलिमेंट था इसमें इस्तेमाल होने वाला स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 3 हिस्से थे, एक कमांड मॉड्यूल, एक ऑर्बिटर और एक सर्विस मॉड्यूल। एस्ट्रोनॉट्स की भाषा में कमांड और सर्विस मॉड्यूल को ऑर्बिटर कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि तीनों क्रू मेंबर्स चांद की ऑर्बिट में पहुंचने तक केवल कमांड मॉड्यूल में ही रहने वाले थे, जिसे प्रपल्शन, पीने का पानी, बिजली और सांस लेने वाली ऑक्सीजन रॉकेट में लगे सर्विस मॉड्यूल से मिलती थी। एक बार जब ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में सेट हो जाता तो आगे का काम लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस का था, जो सिर्फ 2 दिनों तक 2 लोगों को प्रपल्सन और ऑक्सीजन प्रदान कर सकता था। तीनों ही क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान थे कि यही 2 लोगों की जरूरत पूरा करने वाला छोटा सा एक्वेरियस आगे जाकर इनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। 11 अप्रैल 1970 की दोपहर में कैनेडी स्पेस स्टेशन से अपोलो 13 सफलतापूर्वक लॉन्च होकर धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हुए चांद की तरफ आगे बढ़ा। कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स सोचकर ही काफी खुश हो रहे थे कि कुछ ही दिनों में वो चांद की सतह पर लैंड करने वाले हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके कंपार्टमेंट से बस कुछ ही मीटर नीचे सर्विस मॉड्यूल में एक क्रैक्ड वायर खतरनाक तरीके से गर्म होकर ऑक्सीजन टैंक को उड़ा रही थी। मतलब हालात कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई बम बस फटने वाला हो। करीब 2 दिनों के सफर के बाद 13 अप्रैल 1970 की शाम, जब अपोलो 13 धरती से कई किलोमीटर दूर था, तब उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स एक्वेरियस मॉड्यूल को चांद पर लैंड करने के लिए तैयार कर रहे थे, और उनके साथ ही कमांड मॉड्यूल पायलट जैक सर्विस मॉड्यूल में मौजूद फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन टैंक को रीस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। अब अगर आप सोच रहे हो कि यह रीस्ट क्या है, तो यह आमतौर पर स्पेस मिशन के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक रूटीन प्रोसीजर होता है, जो टैंक में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रेशर को आउटर स्पेस की ठंड में कम होने से बचाता है। 13 अप्रैल के दिन जैसे ही जैक ने रीस्ट को ऑन किया, तब करंट क्रैक्ड वायर से होते हुए ऑक्सीजन डायरेक्टली टैंक में पहुंच गया, जिसके बाद टैंक में तेजी से ब्लास्ट हुआ और पहले वाले टैंक में भी छेद हो गया, जिससे ऑक्सीजन लीक होने लगा। यह ब्लास्ट इतना भयंकर था कि सर्विस मॉड्यूल के एक तरफ का पैनल उड़ीड़ीच गया था। साथ ही ब्लास्ट से मिले मोमेंटम की वजह से स्पेसक्राफ्ट भी अपने तय किए गए रास्ते से हट गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही 2 एस्ट्रोनॉट्स जो लूनर मॉड्यूल का इंस्पेक्शन कर रहे थे, स्थिति को समझने के लिए तेजी से कमांड मॉड्यूल की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लो पावर सप्लाई की वार्निंग दिखाई दी। फिर जब एस्ट्रोनॉट्स की नजर खिड़की से बाहर गई, तो देखा कि सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हो चुका है, जिससे उनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा था। मिशन कंट्रोल ने जब यह सुना तो उनके भी होश उड़ेच गए, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बीच अंतरिक्ष में फंसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस कैसे लाएंगे। मिशन कंट्रोल की पूरी टीम जानती थी कि यह समय सोने का नहीं बल्कि अर्जेंट सॉल्यूशन निकालने का था, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित किया जा सके। मिशन में ऑक्सीजन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन से मिलकर पानी भी प्रोवाइड करता है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 3 फ्यूल सेल्स चार्ज भी करता है। यही कारण था कि ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स ने दुर्घटना होने के तुरंत बाद गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बंद कर दिया, ताकि धरती के एटमॉस्फेयर में उनकी रीएंट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके। सभी चीजों को बंद करके तीनों मेंबर्स एक्वेरियस मॉड्यूल में चले गए,
लेकिन एक्वेरियस में जो ऑक्सीजन और जगह थी वह सिर्फ 2 लोगों को ही 2 दिन के लिए जिंदा रखने के लिए था, और वो 2 लोग थे, लोवेल और हैस। हालांकि ये दोनों अपने तीसरे साथी जैक को कमांड मॉड्यूल में अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। इसी वजह से तीनों जरूरी उपकरणों के साथ एक्वेरियस में शिफ्ट हो गए। खैर, यहां भी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने तय किए गए रास्ते से भटक गया था और उसे वापस अपने रास्ते पर लाना लगभग नामुमकिन था। अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। ऐसे में ग्राउंड कंट्रोल ने डिसाइड किया कि वह एक्वेरियस के इस्तेमाल से ही स्पेसक्राफ्ट को धरती के करीब लेकर आएंगे। अब एक्वेरियस का इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था और उसमें फ्यूल भी लिमिटेड था, जिसके चलते ग्राउंड कंट्रोल ने सोचा कि क्यों न धरती की तरफ शिप को डाइवर्ट करने के लिए चांद की ग्रेविटी की हेल्प ली जाए। उस समय के स्पेसक्राफ्ट पर लगे गाइडिंग डिवाइस से नोकिया के छोटे मोबाइल से भी कम डाटा प्रोसेस हो पाता था, जिससे स्पेसक्राफ्ट को सही पथ पर लाने के लिए जो कैलकुलेशन थी वह कंट्रोल रूम को ही करनी पड़ी। अगर कैलकुलेशन करने में कंट्रोल रूम देरी कर देता तब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे चला जाता और ऐसे में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट कैलकुलेशन में जुट गए और कुछ ही समय में उन्होंने जरूरी वैल्यूज स्पेसक्राफ्ट को भेज दी, जिन्हें सटीक तौर पर इंप्लीमेंट करने के बाद स्पेसक्राफ्ट अपने पथ पर वापस लौट आया। जब स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ रहा था तब उन्होंने और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया। साथ ही ग्राउंड कंट्रोल से मिले इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन्होंने अगले 2 दिनों तक पानी का कम उपयोग करने का निर्देश दिया, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के समय उन्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। अब 2 लोगों की क्षमता वाले एक्वेरियस में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, जहां का तापमान भी बहुत ही कम था। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी जैसे तैसे किसी तरह एक्वेरियस धरती के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया। मगर दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी इसे धरती के अंदर एंट्री भी करनी थी, जिसके लिए सबसे पहले तो उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली धरती में इंटर करने के लिए गाइड करना था, क्योंकि गाइडिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। यह काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसमें एंट्री का एंगल 5.5 से 7.5 डिग्री तक रखना था, और अगर एंगल इससे कम हुआ तो धरती का एटमॉस्फेयर एक लिक्विड मीडियम की तरह व्यवहार करेगा और स्पेसक्राफ्ट वापस स्पेस में चला जाएगा। और अगर एंट्री का एंगल थोड़ा ज्यादा होता तब एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट हवा में ही जल जाता। यही कारण था कि हर कोई एंगल को सही करने की कोशिश कर रहा था, जिसका फल भी उन्हें मिला और वो रीएंट्री करने में सफल रहे। जब सब कुछ सही था तो सब वापस से ऑर्बिटर में आ गए और उन्होंने इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑन कर दिया। जिसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सर्विस मॉड्यूल और एक्वेरियस से पीछा छुड़ाना, क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर की हिट को नहीं झेल पाते। रीएंट्री के समय सभी चीजें अच्छे से हुई और 17 अप्रैल की दोपहर में ऑर्बिटर धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और पैराशूट की मदद से यह पैसिफिक ओशन के साउथ में लैंड हुआ। यह एक ऐसा वक्त था जब सोवियत यूनियन ने भी अपने शिप को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए भेजा। साथ ही इसके बाद नासा समेत दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसियों ने अपने इस प्रोटोकॉल को बदल दिया, और फिर इसके कुछ साल बाद से दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर वापस जाने की कोशिश तक नहीं की। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए,